कि इससे गुलाब देवी जाने वाली ट्रैफ़िक, हॉस्पिटल जाने वाली ट्रैफ़िक को सहूलत होगी और वो मरीज़ जो एम्बुलेंस में ट्रैफ़िक में फंसे रहते थे वो बासहूलत इन हस्पतालों में पहुंच सकेंगे और उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सरदार उस्मान खान बुज़दार का लाहौर की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अंडरपास और फ्लाईओवर एक बहुत बड़े लाहौर पैकेज का एक जुज़्व है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको तमाम प्रोजेक्ट्स पे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस लाहौर पैकेज से आगाही देता जाऊं कि हम लाहौर के लिए 4 फ्लाईओवर्स का तोहफ़ा दे रही हैं। उन फ्लाईओवर्स के अंदर एक फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा शाहकाम चौक के ऊपर है। तीसरा दाता गंज बख्श फ्लाईओवर है जो कि शेरांवाला गेट पे उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। और चौथा फ्लाईओवर करीम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में बनाया जाएगा और उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। उसके साथ ही साथ हम 3 अंडरपासेस का तोहफ़ा भी शहर लाहौर को दे रहे हैं। उसमें लाल शहबाज कलंदर जो फिरदौस मार्केट के साथ है वो अंडरपास मुकम्मल हो चुका है। ये अंडरपास मुकम्मल होने जा रहा है, चंद ही हफ्ते में इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होगा और ट्रैफिक रवा होगी यहाँ से। और तीसरे नंबर पे करीम ब्लॉक में ही फ्लाईओवर के साथ एक मज़ीद अंडरपास दिया जा रहा है। उसके अलावा गंगाराम में 10 मंजिला मदर एंड चाइल्ड हस्पताल बन रहा है और बहुत तेज़ी से वो प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंच रहा है और उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो कि पहले सरकारी हस्पतालों में अवेलेबल नहीं थे वो आवाम को अब फ्री मुयस्सर होंगे। इंशाल्लाह आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। उसके अलावा अरफा करीम टावर के साथ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है और यहाँ पे एक नया हस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन पहले मरहले में एक एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी हुई है। IDAP ने उसका PC1 बना लिया है और बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। लाहौर में हम 3 एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स देने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक अरफा करीम टावर के साथ बनेगा, दूसरा सर्विसेज हस्पताल में और तीसरा जिना हस्पताल में बनेगा। उसके अलावा लाहौर पैकेज की एक ख़ास बात ये है, पहले भी आप लोगों से ज़िक्र हुआ कि हम लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक बना रहे हैं। ये इतने बड़े टैंक हैं कि आपको देखने में लगेगा कि जैसे ये एक छोटा सा डैम है। और ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि लाहौर में साल हर साल से बरसात के मौसम में शौकीन सियासी लीडरान लॉन्ग बूट पहन के तस्वीरें खिंचवाते थे, लेकिन हर साल वो पानी वहाँ पे खड़ा होता था। हमने आकर साइंसी बुनियादों पर यह तहकीक की कि ये पानी कितने इलाके में खड़ा होता है, उसकी क्या और उस सिलसिले में क्या करना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब ने 9 स्टोरेज टैंक की मंजूरी दी है लाहौर के लिए। उसमें से लॉरेंस रोड का जो अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर टैंक है वो मुकम्मल हो चुका है। कश्मीर रोड पे और शेरांवाला गेट पे जो टैंक्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है और उसके अलावा 6 मज़ीद टैंक ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा लाहौर में हमारे बहुत पास सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का भी अज़ीमुशान मंसूबा चल रहा है और इससे लाहौर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। और रावी रिवर के साथ एक नया शहर बसने जा रहा है। ये भी एक बहुत ही एम्बिशियस और अज़ीमुशान प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह आपसे उस पर भी बात होगी, लेकिन ये लाहौर पैकेज बहुत बड़ा है। डेवलपमेंट के बाद 2 मैं कल की डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा बहुत जल्दी। एक तो ये है कि आपने देखा कि परसों रात को एक और ऑडियो मंजर आम पे आई जिसमें मरियम बीबी कुछ चैनल के मालिकान की बात कर रही थी और उसके बाद उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने टीवी के एक प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया कि ये ऑडियो भी दर हकीकत उन्हीं की है। सोचने की बात ये है कि ये इतनी दीदा दलेरी से अपने जुराइम का एतराफ़ क्यों करते हैं। ये इतनी दीदा दलेरी से अपने जुराइम का एतराफ़ इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि ये कानून के हाथ से बच जाएंगे। पहले ये अवाम को चक्कर देंगे, फिर इनसे सवाल पूछे जाएंगे
तो ये जवाब नहीं देंगे। जब अदालत में तारीखें होंगी तो कमर दर्द का बहाना बनाएंगे। उसके बाद अगर वो भी बात ना बनी तो जजों पर जाली ऑडियोज़ के ज़रिए इल्ज़ाम तराशी करेंगे। फिर भी बात नहीं बने और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया तो हम कहेंगे ये सिलेक्टिव जस्टिस है, और अगर किसी ने जेल में ही डाल दिया तो हम बीमारी का बहाना बना के लंदन चले जाएंगे, और यही उनकी दीदा दलेरी की वजह है। दूसरी एक अहम बात ये है कि कल एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इन ऑडियोज़ के ऊपर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर ये गैर कानूनी है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने हक़ की और सच की बात की, और अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त तो ख़ानदान का कोई दूर का रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था मौजूद जिसको नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बना सकते, तो ये उनका कुर्रा निकल आया। लेकिन वो जितने भी कॉम्पोनेंट हों वो आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से नहीं है। उन्होंने अच्छा किया, जब मरियम बीबी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी तो उनका कैंडिडेचर जो है वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा उजागर होगा, और मैं समझता हूँ कि लगे हाथों अगर वो मज़ीद सच बोलना चाहें और शहबाज शरीफ के 16 अरब के ख़िलाफ़ भी यही मुतालबा करें तो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और उनको ज़ाती तौर पे भी इससे बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। शुक्रिया। अच्छा साहब ये बताइएगा कि ये जो आपके इत्तेहादी हैं जो है वो एक अफसार का इज़हार करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम किया, अब बल्दियाती जो कानून साजी है पंजाब की उनके हवाले से जो लगाई उन्होंने तजावीज़ दे दी है कि जो मेयर हैं और कौंसल चेयरमैन है उसके लिए तलीमी काबिलियत की उन्होंने तजवीज़ किया और साइन करने से इनकार किया है जो ऑर्डिनेंस है। तो ये तलीमी काबिलियत क्या होगी और अपने इत्तेहादियों को आप किस तरह एतमाद में लेंगे? देखिए, इत्तेहादी जो हमारे हैं वो हमसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं और अपनी गुजारिशात भी देते हैं, सिफारिशात भी देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी अमल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम मुस्लिम लीग नून की तरह हुकूमत पे यकीन नहीं रखते जहाँ पर फ़र्द वाहिद या शाही ख़ानदान सारे फ़ैसले करे। तमाम फ़ैसले मुशावरत से होते हैं, कानून साजी मुशावरत से होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ सिफारिशात दी हैं। देखने की बात यह है कि ये जो मुसव्वदा बना है कानून का, ये बहुत ही ज़ख़ीम मुसव्वदा है, और 99% चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो एग्री करते हैं, और 1% चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने कुछ प्रपोज़ल्स दिए हैं, और वो प्रपोज़ल्स जो है वो हुकूमत कंसिडर कर रही है, उनसे बातचीत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर पेशरफ्त होगी। पहला सवाल आपका ये था कि साबिक जज राना शमीम साहब कंफ्यूज हो गए हैं, उनको ख़ुद भी समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते। हर दफ़ा जब नया सवाल आता है तो आपको एक नया बहाना घड़ना पड़ता है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको शायद राना शमीम साहब तो ना दे सकें, लेकिन जो मीडिया प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे ये बन रही हैं चीज़ें, वहाँ पर इनके तमाम जवाबात मौजूद हैं, और जब ये रिलीज़ की गई तो शायद उनको बताया भी नहीं गया कि जिस फ़िल्म के आप हीरो हैं उस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है, और इसलिए वो भी कुछ तैयारी नहीं कर सके प्रेस की। लेकिन बहरहाल आवाम को ये बात का पता है इस ऑडियो की हकीकत, और उसके अंदर तो बिल्कुल ही कोई जान नहीं, और उनकी हर आने वाली ऑडियो वीडियो का यही हाल हुआ है। एक दूसरा सवाल इनका लाहौर के हवाले से था, वो बड़ा अहम सवाल है कि लाहौर की इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम, या क्या लाहौर हैबिटेबल रहा है कि नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो मॉडल कंसिडर हो रहे हैं उस पर कई तरह की जो सिफारिशात हैं उस पर हुकूमत गौर कर रही है।
और उसमें जब कोई बात ऐसी होगी कि सामने लाए तो हम ले आएंगे। लेकिन ज़्यादा अहम बात ये है कि इस शहर को हमने दोबारा रहने के काबिल बनाना है, और आज नहीं अगले 50 साल, अगले 100 साल अपने बच्चों के लिए रहने के काबिल बनाना है। और इसका हल ये है कि हम इस शहर में बागात लगाएं, हम इस शहर में दरख्त लगाएं। आपको पता है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने जंगलात लगाने का काम शुरू किया, और हमारे जो मियावाकी फॉरेस्ट हैं वो भी इंशाल्लाह हवा की क्वालिटी को बेहतर करने में बहुत अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे आने वाले जो साल हैं उसमें हमारी जो गाड़ियां हैं वो भी बिजली से चलेंगी, हमारी जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो भी रिन्यूएबल से होगी। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी इस शहर में, और हम कोशिश हैं कि इस शहर को मज़ीद बेहतर बनाएँ। आप राबियत भी रहे हैं, और यकीनन आपने बानो कुसिया का मशहूर नावल राजा गिफ्टी पढ़ा होगा। तो उसमें जब गिद्ध मुर्दार खाता है तो उसकी जाति के परिंदे कहते हैं इसे कबीला बदल कर दिया जाए। तो एक जमात के पास इतनी वीडियोस हैं सियासत को गंदा कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी नाअहली के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं दायर करने के लिए पूरे सियासी कल्चर को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को गंदा कर रही है जमात, और इसे कल अदम करार दिया जाए। देखिए, ये साजिशी लोग हैं, और जब ये ऑडियो और वीडियो रिलीज़ करते हैं तो ये पहले ख़ुद सामने नहीं आते। ये अपने साथियों से, दोस्तों से, जानने वालों से, बेनिफिशरी से, जिनको ज़िंदगी में अपॉइंट किया होता है, फेवरें दी होती हैं, उनको आगे लाते हैं। ये इनके मोरे हैं। ये मुल्क की सियासत को शतरंज समझते हैं, सियासी थिएटर समझते हैं, और ये समझते हैं कि बी और सी क्लास अदाकारों के ज़रिए हम ये काम करवाएंगे, और ख़ुद ये पीछे बैठ के थिएटर के कठपुतलियों को हिलाते हैं ताकि इन तक बात ना पहुँचे। लेकिन अवाम को ये पता चल गया है कि ये डोरियाँ किनके हाथों में हैं, और ये चाहते ही हैं कि कीचड़ जो ये उछाल रहे हैं वो इन तक ना पहुँचे। ये सिर्फ स्टेज पे जो सामने कठपुतलियाँ हैं वो गंदी हों, और अगर कीचड़ ज़्यादा उछले तो हम तक ना आन पहुँचे। ये ऐसे इस मुल्क में हो नहीं सकता और ना होगा। साहब ये बताएं कि ये जो NA ऑडियो जो जारी हुई है वो खुद अदालत में आते नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं क्यों ऐसे कर रहे हो? दूसरा, हुकूमत इसके अंदर कोई फ्रीक करने का इरादा रखती है कि उनको बुलाया जाए, खुद अदालत में पेश किया? आप इस हवाले में दोनों का जवाब दे देते हैं। नहीं, इनका दे दें। ओके, अच्छा देखिए, आपका जो सवाल है वो ये है, ये तो हम भी यही कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑडियोज़ वीडियोज़ में कोई सदाकत होती तो आप अदालत में ख़ुद इसको लेके आते, इसको पेश करते और कहते इसका फ़ायदा दिया जाए। ये प्रोपेगेंडा है। ये मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर तो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर भी 5th जनरेशन वॉरफेयर करना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा मशीन है। ये सबूत इस काबिल नहीं है कि इनको अदालतों में पेश किए जाएँ। ये अदालतों की जो स्क्रूटनी है वो तो 5 मिनट नहीं सह सकेंगे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। हमारी पॉलिसी ये है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी मंजिल बड़ी साफ़ है। हमने करप्शन को ख़त्म करना है, हमने केसों की पैरवी करनी है, हमने एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना है, और हमने इनकी सियासी थिएटरबाजी देखने नहीं बैठ जाना। हम घर से थिएटर देखने नहीं निकले, हम एक मिशन पे निकले हैं। ये अगर रोड साइड पे अपना थिएटर लगाना चाहते हैं तो ये लगाते रहें। ये थिएटर अवाम को पता है कैसे चलते हैं। अच्छा एहसान साहब, ये दोनों जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं 133 में, वो कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से यही मंशूर है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये ऑडियो जो वीडियो आ रही हैं वोट की खरीदारी में, ये तहरीक इंसाफ का भी हाथ हो सकता है, तीसरी कुव्वत फ़ायदा ले रही है लगता है। NA 133 में जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आप उसको इस तनाजुर में देखें कि वो आपके मुल्क के सियासी पस मंज़र का एक सैंपल है। ये एक सैंपल काटा है और ये लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट हो रहा है, और आप देख लें कि उस इलेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। वोटों को पैसे दे के इज़्ज़त दी जा रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। यही वो तरीके हैं जो 1980-90 की दिहाई से चले आ रहे हैं। आज लोगों के सामने इसलिए आ गए कि टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग इनकी फ़िल्में बनाकर आवाम के सामने ला रहे हैं। और यही वो वजह है कि ये इंतखाबी इस्लाहात से डरते हैं, ये टेक्नोलॉजी से डरते हैं,
ये जो आपके बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे डरते हैं, क्योंकि उनको भी ये 2-2 हज़ार में नहीं ख़रीद सकते। तो ये बात भी सबके सामने है। आखिरी सवाल, आपने फरमाया कि ये कभी जाली बहाने बनाते हैं, बीमारी के बहाने बाहर चले जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी कई सियासी जमात के बाहर जा चुके हैं। अब आइंदा तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस है, किसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इन सियासी बीमारों को पकड़ लिया जाएगा, जेलों से बाहर तो नहीं आएंगे? आप भी बिल्कुल सियासी बीमार के हवाले से आपका सवाल है। किसी सियासी बीमार को जो सज़ा याफ्ता हो मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि अच्छी तरह इलाज मुआवजा करवाया जाएगा सरकारी खर्चे पे। और देखें वो कब वापस आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी तो उनसे दरख्वास्त है कि आप आज वापस आएँ और आकर कानून का सामना करें, लेकिन जाहिर है कि वो इस वक्त हालात उनके लिए साजगार नहीं है और अभी वो लंदन की आबो हवा फंदोज होना चाह रहे हैं। अब आम के सामने ये हकीकत कि कौन डर के भागा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो बात बड़ी वाज़ेह है। शुक्रिया जी।